आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है छोटी सनतों के लिए पैकेज का ऐलान कितना काबिल अमल है, क्या गर्दिशी कर्जों का बोझ फिर अवाम पर डाला जाएगा, मुस्लिम लीग नून के नाराज मेंबरान किससे नाराज हैं, लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन का इतलाक कैसे होगा, अमरीकी इंतखाबात से दुनिया कैसे मुतासिर होती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। वजीर आजम इमरान खान ने छोटी सनतों के लिए पैकेज का ऐलान कर दिया है। वजीर आजम ने ऐलान किया है कि 1 नवंबर 2020 से छोटी सनतों को इजाफी बिजली 50% कम रेट पर देंगे। छोटी और दरमियानी सनतों को बिजली नवंबर 2019 के रेट से 50% कम पर दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि तमाम सनतों को अगले 3 साल तक 25% कम रेट पर बिजली फराहम की जाएगी और कोई पीक आवर नहीं होगा। ये इस हवाले से क्या फैसला किया गया है और वजीर आज़म इमरान खान इस बारे में क्या कह रहे थे, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। महंगी बिजली की वजह से हमारे मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन रुकी हुई थी, हम मुकाबला नहीं कर पा रहे थे अपने हमसायों का। तो ये जो पैकेज है ये ख़ास तौर पे हमने अपने सनतकारों के लिए ये लेके आए हैं। 50% इजाफी बिजली के ऊपर छूट मिलेगी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को, और जो सारी इंडस्ट्री है उसको 25% इजाफी बिजली पे छूट मिलेगी। और कोई अब सारे ऑफ पीक आ रहे होंगे, कोई अब पीक आवर नहीं है, तो सारा 24 घंटे अब अपनी फैक्ट्रियां चला सकते हैं। कोई पीक आवर नहीं है, 24 घंटे सनतकार अपनी फैक्ट्रियां चला सकेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस हवाले से जो ऐलान किया है, अब इस ऐलान को और इस इक़दाम को सनतकार किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अगर बात की जाए कि हुकूमत के लिए ऐसा करना इस वक्त मुमकिन है या नामुमकिन अमर दिखाई देता है, तो एक सिंपल सी उस पर जो आदाद शुमार है, स्टैट्स हैं, वो आपके सामने रखते हैं। अब इस वक्त जो पीक जनरेशन है और जनरेशन कैपेसिटी है इस वक्त पाकिस्तान की, अगर उस हवाले से बात की जाए तो तकरीबन 32,000 मेगावाट तक हमारी पीक जनरेशन पहुंच चुकी है, जिसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स यकीनन वो फर्नेस ऑयल से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उसमें सोलर का भी शेयर मौजूद है, हाइडल का शेयर भी है और विंड एनर्जी भी यूटिलाइज किया जाती है। इसके साथ साथ अगर हम ये बात करें कि कंजप्शन कितनी हो रही होती है, तो गर्मी के मौसम के अंदर जब पीक कंजप्शन होती है तो 26-27 हज़ार मेगावाट तक हम कंज्यूम करते हैं, और अगर सर्दियों की बात की जाए तो यही कंजप्शन आपकी वो तकरीबन 7-8 हज़ार मेगावाट तक आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि वो पावर प्लांट्स जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, पावर जनरेट कर रहे होते हैं, और जो पावर जनरेशन के बाद उसको हम यूज़ नहीं करते हैं, काबिल इस्तेमाल नहीं होती है, उसको हम बनाते नहीं हैं, अपने इस्तेमाल में नहीं लेके आते हैं, तो दैट गोज डाउन द ड्रेन। उसकी हमें जब कोई यूटिलिटी नहीं होती तो हम उसके पैसे दे रहे होते हैं, जिसको हम कैपेसिटी पेमेंट्स कहते हैं, और कैप्टिव पावर प्लांट्स को कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अरबों रुपया दिया जाता है। अगर वही बिजली काबिल इस्तेमाल हो जाए, अगर उसको हम अपने इस्तेमाल के अंदर ले आएँ, उसको यूटिलाइज कर ले, तो यकीनन इससे फ़ायदा होगा। अब इससे मईशत का पहिया किस कदर तेज़ी से घूम पाएगा, और इस वक्त जो एक स्लम्प सा दिखाई दे रहा है, वो इकोनॉमिक रिवाइवल किस कदर मुमकिन हो पाएगा, इसके मईशत के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे। और फिर प्रोग्राम के अगले हिस्से में चल के हम गर्दिशी कर्जे से मुतालिक भी बात। इस वक्त सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट इफ्तिखार अली मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मामले के ऊपर उनकी राय लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अली मलिक साहब आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से जो रिसेंट स्टेटमेंट सामने आया है, एक बड़ा बयान है और फिर एक फैसला कर लिया गया है कि छोटी सनतों को 50% कम रेट पर अगले 6 माह के लिए बिजली दी जाएगी। देयर विल बी नो पीक आवर्स फॉर इंडस्ट्रीज। तो इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, क्या वाकई इससे मईशत का पहिया घूमेगा, हमारी एक्सपोर्ट्स बेहतर होंगी और अल्टीमेटली हमारी जो इकोनॉमी है उसके लिए रिवाइवल हो सकेगा? ये बड़ा अच्छा फैसला किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि जो ये हमारी लॉन्ग डिमांड थी कि स्मॉल इंडस्ट्री हमारी जो है, छोटी सनतें बढ़ें, छोटी से वर्कशॉप से स्मॉल होती है, स्मॉल से जो होती है फिर वो मीडियम हो जाती है, मीडियम से लार्ज, लार्ज से कॉरपोरेट सेक्टर में चली जाती है। ये कैस्केडिंग का बड़ा सही फैसला है। इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, बेरोज़गारी दूर होगी, और जो इस वक्त मैं तो कहूँगा बैंक का मार्का भी ड्रॉप करें, 5% करें कि हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है वो डेवलप करे और शूट करे।
देखिए इफ्तिखार साहब, दिस डिसीजन इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि इस वक्त जो मौसम करीब आ रहा है, अगले 6 महीने तक सर्दी का मौसम होगा, पीक जो है उसके अंदर जनरेशन तो होगी, लेकिन उस तरह से बिजली की यूटिलिटी नहीं होती। तो अच्छी बात है कि जो बिजली हमारे पास दस्तयाब होगी वो अगर सनतों को दे दी जाए 50% रेट के ऊपर भी, तो उसकी यूटिलिटी बेहतर हो पाएगी। लेकिन ये कोई लॉन्गर रन में तो डिसीजन नहीं देखा जा सकता ना कि मजीद ये 6 महीने तो चल सकता है, लेकिन ये सस्टेनेबल डिसीजन तो नहीं है ना सर। इंडस्ट्री को देखें ना, कॉटेज इंडस्ट्री बेचारे हाथ से भी काम कर लेते हैं, रूरल एरिया में खेती बाड़ी भी हो सकती है, कई चीज़ें हैं जो हम उस वक्त बिजली का मसला तो गवर्नमेंट का है ना, वेल इन टाइम वो भी कोऑर्डिनेट करें, बिजली गैस अवेलेबिलिटी तो ज़रूरी है। नहीं, एट दिस पॉइंट इन टाइम देखिए इफ्तिखार अली मलिक साहब, 6 महीने तक ये हो सकेगा। इस वक्त जो आपकी इंडस्ट्री है वो ऑलरेडी जो है इस वक्त वो एक स्लम का शिकार है, अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है। बिल्कुल ठीक है, अच्छा डिसीजन है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि 6 महीने के बाद क्या होगा? अल्टीमेटली तो हमने वापस आना है, फिर गर्मी का मौसम होगा और उसके बाद फिर हमारी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी और हमारी जनरेशन जो है वो कैपेसिटी उतनी डिमांड बढ़ जाएगी, तो फिर कैसे हम इंडस्ट्री को दे सकेंगे? नहीं, इंशाल्लाह अपना आज का स्टॉक एक्सचेंज का रेट देखें और जो फिगर्स देखें, गारमेंट इंडस्ट्री की, टेक्सटाइल के ग्रोथ रेट कितना बढ़ गया। आज आप हफ्ते का मीडिया लें आप, तो उसमें देखें आप, मैं अपना वो कोई भी ये चैलेंज हम ले लेंगे, ये हमारा चैलेंज है। जो अपना एंटरप्रेन्योर है उसको पता होता है, जिसने सन्नत लगानी है, जिसने काम करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, उसको पता होता है कि हमने कैसे करनी है। ये चैलेंज उसका है। आप फैसिलिटेट पहले फैसिलिटी दें। आप ये चीजें स्टॉक एक्सचेंज की हद तक नंबर्स बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आज भी अच्छे दिखाई दिए, कल भी अच्छे दिखाई दे रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि इसके की फैक्टर्स क्या है? बुनियादी तौर पर इसके पसे पर्दा वजूहात क्या है? ठीक होगा। ये क्यों हो रहा है सर? इसके पसे पर्दा बुनियादी तौर पर क्या ऐसा हुकूमत ने किया है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मस्बत नंबर्स दिखा रही है? ये इस वक्त हमारी फोरकास्ट बिल्कुल ठीक है। आप कोविड है, इसकी बावजूद हमारी बाहर में हमारी मसनूआत की, हमारी एक्सपोर्ट की डिमांड आनी शुरू हो गई है और हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको प्रूव होगा। हम इंडस्ट्रियलिस्ट खुद बड़े एक्टिव हैं एंड वी आर डैशिंग अराउंड, डिटर्मन भी हैं। वी आर डू डिलीवर डैशिंग एंड डिटर्मन। हमारी लाइफ फुल ऑफ कॉन्टीन्यूटी, कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट कैलिबर करी जाए। हम इंशाल्लाह टाइम विल प्रूव। आप हमें फैसिलिटेट करें, हम आपको कमाई करके देंगे जैसे स्टॉक एक्सचेंज के फिगर जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सदर साक चैम्बर ऑफ कॉमर्स इफ्तिखार अली मलिक हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी है। अब एक और अहम मामला है जिस पर IMF की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। IMF की जानिब से गर्दिशी कर्जों के मामले पर पाकिस्तान को वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि गर्दिशी कर्जों में इजाफा मुल्क की मईशत के लिए ज़हर कातिल हो सकता है। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान से तवानाई के शोबे के गर्दिशी कर्ज में 1000 अरब रुपए की कमी का मुतालबा भी किया है। IMF ने गर्दिशी कर्जों में कमी लाने का मुतालबा आलमी बैंक के जरिए किया है और IMF का कहना है कि गर्दिशी कर्ज से मुताल्लिक मामलात पर आलमी बैंक ही पाकिस्तानी हुक्काम से मुज़ाकरात कर रहा है। IMF ने मुतालबा किया है कि गर्दिशी कर्ज में कमी लाने के लिए इस अदायगी के लिए बिजली के नरखों में मजीद इजाफा किया जाएगा। दूसरे ऑप्शन के तहत हुकूमत पाकिस्तान गर्दिशी कर्ज की मद में 1000 अरब रुपए अपने वसाइल से अदा करे, यानी अपनी किटी से हुकूमत पाकिस्तान ये पैसे दे। IMF का मौक़िफ़ है कि इस अदायगी से कबल IMF के साथ प्रोग्राम शुरू होने का इम्कान नहीं है, यानी अवाम के लिए एक और बड़ा खतरा सर उठा रहा है। सस्ती बिजली के वादे और दावे तो किए जा रहे हैं, मगर IMF के मुतालबात के बाद इन वादों की तकमील का कोई इम्कान दिखाई नहीं दे रहा है। आगे बढ़ने से कबल आपको यह बताते हैं कि गर्दिशी कर्ज असल में होता क्या है और इसके मईशत पर क्या असरात मुरतब होते हैं। तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जों से मुराद यह है कि जितनी मालियत की बिजली पैदा करके फरोख्त हो रही है उतनी मालियत की वसूली नहीं हो रही है। पाकिस्तान में बिजली की चोरी, बिजली की तरसील का पुराना और पोसीदा निज़ाम और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की नाकिस कारकर्दगी, ये वो वजूहात है जिनकी वजह से बिजली पैदा करने पे लागत पूरी नहीं हो रही है। पाकिस्तान में ज़्यादातर बिजली निजी शोबे के पावर प्लांट्स पैदा कर रहा है, जिसे हुकूमत खरीदती और फिर आईएसको, लेस्को और के इलेक्ट्रिक समेत मुख्तलिफ डिस्कोज यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के जरिए सारिफीन को फराहम करती है। जब ये कंपनी सारिफीन से बिल वसूल नहीं कर पाती तो हुकूमत के लिए पावर प्लांट्स को रकम अदायगी मुश्किल हो जाती है और सर्कुलर डेट या फिर गर्दिशी कर्जा बढ़ता जाता है। पावर प्लांट्स को रकम नहीं मिलती तो फिर वो PSO समेत दीगर फर्नेस ऑयल दरामद करने वाली कंपनियों को अदायगी नहीं कर पाती हैं और फिर ऑयल कंपनियों के पास रकम नहीं होती है, वो बैरून ममालिक से तेल नहीं खरीद पाती हैं। इसी तरह ये कर्जा एक से दूसरे और फिर दूसरे से तीसरे फरीक में घूमता रहता है, जिसे गर्दिशी कर्जा कहते हैं। बिजली की लागत और बिजली के बिलों से होने वाली आमदन कम हो तो फिर वो फर्क कोई ना कोई तो पूरा करेगा। ऐसे में हुकूमत अक्सर औकात सरकारी खजाने से रकम पावर प्लांट्स को अदा करने के लिए कमर्शियल बैंकों से कर्ज लेती है।
वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके वज़रा ने तो तवानाई सेक्टर में गर्दिशी खात्मे के दावे किए और कौम को यह भी बताया कि दिसंबर 2020 तक गर्दिशी कर्जे बिल्कुल खत्म कर दिए जाएंगे। इस हवाले से वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब साहब ने क्या कहा था, क्या दावा किया था, सबसे पहले वो दावा आपके सामने रखता है। इस 30 जून तक 30 जून इस साल का जो है, इसको इंशाअल्लाह ताला हम लोग इसको तकरीबन 26 अरब रुपए महीने पे लाएंगे। अगले 30 जून 2020 तक इसको 8 अरब पे लाएंगे और रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा, इंशाअल्लाह ताला, रब की मर्जी के बगैर कोई काम नहीं होता, रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा और हमारी कोशिशें हुई नेक नियति के साथ, इंशाअल्लाह ताला 31 दिसंबर 2020 तक इसको फ्लो, इस बहाव को हम लोग जीरो करेंगे। अब उमर अयूब तो गर्दिशी कर्जों में कमी के दावे कर रहे हैं, लेकिन IMF की जानिब से जो अहम खबर सामने आई है, हम 3 हुकूमतों के दौरे इक़्तिदार में गर्दिशी कर्जों का जायजा आपके सामने रखते हैं। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई। उस वक्त मुल्क का गर्दिशी कर्जा 228 बिलियन रुपए था। 5 सालों के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत ने यही कर्जा 500 अरब तक पहुंचा दिया। 2013 में नून लीग ने इक़्तिदार संभाला। उस वक्त पावर सेक्टर में गर्दिशी कर्ज 500 अरब रुपए तक था। 5 सालों के दौरान नून लीग ने बिजली के कई मंसूबे लगाए, लोड शेडिंग पर काबू पाया। 2018 तक मुल्क का गर्दिशी कर्ज 1100 अरब तक पहुंच गया। अब जब से तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली है, उसके बाद से सर्कुलर डेट में 1139 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। गुज़श्ता 3 माह में सर्कुलर डेट में 116 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। माली साल 2019 के पहले 6 माह के दौरान कर्ज में 288 अरब रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि इसमें अगले 6 माह में 198 अरब रुपए का इजाफा देखा गया है। माली साल 2020 में सर्कुलर डेट में 537 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। पीटीआई के पहले 5 अगस्त 2018 से जून 2019 के दौरान हर माह औसतन 41 अरब रुपए सर्कुलर डेट बढ़ा है, यानी लगभग 430 अरब रुपए इसमें शामिल थे। हुकूमत के दूसरे साल में मजमूई तौर पर 532 अरब रुपए सर्कुलर डेट में शामिल हुए, जिसमें औसतन 44.33 अरब रुपए माहाना शामिल थे। सरकारी दस्तावेजात में इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे इक़्तिदार के 2 साल से कम अरसे के दौरान बिजली के सर्कुलर डेट में 962 अरब रुपए का इजाफा किया है। सरकारी दस्तावेजात से यह पता चलता है कि 2018-19 और फिर 2019-20 में सर्कुलर कर्ज में औसतन 481 अरब रुपए हर साल शामिल किए गए थे। जून 2018 में मुल्क का सर्कुलर डेट 1126 अरब रुपए था, जो 30 जून 2020 तक तकरीबन 2150 अरब रुपए हो चुका है। यह इजाफा तो तहरीक इंसाफ के दौरे इक़्तिदार में हुआ है, लेकिन हम आपके सामने मुस्लिम लीग नून के दौरे इक़्तिदार में होने वाले गर्दिशी कर्जों में इजाफे की तफसीलात भी रखते हैं। जून 2013 में जब मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आई तो सर्कुलर डेट 308 अरब रुपए था, जिसमें IPPs और जेनकोस को अदायगी की जाने वाली 68 अरब रुपए और फिर PHPL का 240 अरब रुपए का हिस्सा भी शामिल था। अपने पहले साल में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने सर्कुलर डेट में 213 अरब रुपए जमा किए थे और जून 2014 को यह कुल कर्ज 531 अरब रुपए तक पहुंच गया था। माली साल 2014-15 में सर्कुलर डेट 119 अरब रुपए से बढ़कर 650 अरब रुपए तक पहुंचा। माली साल 2015-16, 2016-17 और 2017-18 में सर्कुलर डेट में बिलतरतीब 39 अरब, 130 अरब और 307 अरब रुपए का इजाफा किया गया। मुस्लिम लीग नून के 5 साला दौर में 808 अरब रुपए का इजाफा हुआ, जबकि पीटीआई की हुकूमत के पहले 2 सालों के दौरान इसमें 962 अरब रुपए का इजाफा हुआ, यानी वाज़ेह डिफरेंस देखा जा रहा है। जून 2018 में पीटीआई के आने से महज 1.5 माह कबल मुल्क का बिजली का शोबा, जिसमें सर्कुलर डेट 1126 अरब रुपए था, जिसमें IPPs और जेनकोस को काबिल अदायगी 544 अरब रुपए और PHPL का कर्ज शामिल था। जून 2018 से जून 2019 तक 492 अरब रुपए सर्कुलर डेट में शामिल हुए हैं और मजमूई कर्जा 1616 अरब रुपए हो गया है। बिजली के शोबे में सर्कुलर डेट 1618 अरब रुपए तक जा पहुंचा है, क्योंकि IPPs और जेनकोस को अदायगी 812 अरब रुपए हो गई है और PHPL यानी पावर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड में कर्जों और वाजिबात की कीमत 806 अरब रुपए है। जून 2019 से जून 2020 तक कुल सर्कुलर डेट तकरीबन 532 अरब रुपए बढ़कर 2150 अरब रुपए हो गया है। अब पीटीआई के पहले साल के दौरान माहाना सर्कुलर डेट की जो तकसीम है वो 41 अरब रुपए माहाना तक बढ़ गई है। मुस्लिम लीग नून के 5 साल के दौरान ये में माली साल 2013-14 में सर्कुलर डेट की एक्यूमुलेशन 18.583 बिलियन रुपए थी। 2014-15 में ये 9.99 बिलियन रुपए माहाना थी। 2015 और 2016 में ये 3.22 अरब रुपए माहाना थी और इसी तरह से 2016 और 2017 में 10.833 अरब रुपए माहाना थी, जबकि नून लीग के आखिरी माली साल यानी 2017 और 2018 में सर्कुलर डेट की एक्यूमुलेशन 25.583 बिलियन रुपए माहाना हो गई थी। यहां आम आदमी कई सवालात पूछ रहा है, क्या वजीर आजम के वादे के बाद सनतों का पहिया चलेगा, रोजगार में इजाफा होगा,
गुर्बत में कमी वाक़ई होगी या फिर IMF के मुतालिबात के आगे सरेंडर कौम को एक बार फिर महंगी बिजली का झटका महसूस करना पड़ेगा? क्या फिर गुर्बत, बेरोजगारी और माशी जो गिरावट का आगाज होने जा रहा है? ये एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है जो कॉमनर पूछता है। हुकूमत हर माह गर्दिशी कर्जों में कमी का दावा तो कर रही है, मगर ये कर्ज अदा कहां से होंगे? ये भी बड़ा बुनियादी सा सवाल है जिसका जवाब यकीनन अरबाब इख्तियारी दे सकता है। या एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा किससे नाराज है और नाराज रहनुमाओं के जो एक कैंप सामने आ रहा है उनका अगला लाहेमल, अगली स्ट्रैटेजी क्या होगी, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। पंजाब हुकूमत मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात के लिए मुसलसल कोशा है। इस सिलसिले में पहले 2 ग्रुप सामने आए थे, डाहा ग्रुप और शरकपुरी ग्रुप, जिसके बाद अटक ग्रुप के नाम से मुस्लिम लीग नून में फूट के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अटक ग्रुप के मामले पर पंजाब हुकूमत के दावे बज़ाहिर बेअसर नजर आ रहे हैं। लीगी MPA अजहर चाडिया की वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात का दावा सामने आया, मगर फौरी तौर पर इसकी तरदीद की गई, जिससे सारा मामला मशकूक हो गया। गुज़श्ता रोज यह दावा किया गया कि अजहर चाडिया ने उस्मान बुज़दार से मुलाकात की है। लीगी MPA ने वजीर आला को हल्के के मसाइल से आगाह किया और दीगर उमूर पर गुफ्तगू की है। लीगी रुकन अजहर चाडिया और वीडियो पैगाम उनका सामने आया है जिसमें वो पार्टी के साथ बेवफाई नहीं कर सकते, ये पैगाम दे रहे हैं। तब उन्होंने कहा है कि वो 2.5 माह पहले पंजाब से मुलाकात कर चुके हैं। इस हवाले से अजहर चाडिया का जो वीडियो मैसेज सामने आया है, सबसे पहले वो आपको दिखाते हैं। अजहर अब्बास खान चाडिया ने सरदार उस्मान खान बुज़दार से मुलाकात की है। ये सरासर गलत है। आज मेरी कोई सरदार साहब से मुलाकात नहीं हुई और ना ही अब मैं कहना, पुरानी मुलाकातें थीं जो नादानिस्ता तौर पर हुई हैं। मुझे नहीं मालूम था ये पार्टी वायलेशन बनती है। मैं हल्फन कह रहा हूँ कि मैं अपनी पार्टी नून लीग के साथ हूँ। मेरा मरना जीना अपनी पार्टी नून लीग के साथ है और इंशाअल्लाह हमेशा नून लीग का साथ दूंगा और इनके हर फैसले को तस्लीम करूंगा। अब अजहर चाडिया तो मुलाकात की सख्ती से तरदीद कर रहे हैं, जबकि लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी ने दावा किया है कि पंजाब हुकूमत ने अजहर चाडिया की पुरानी तस्वीर जारी की है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने दावा किया कि पंजाब की पार्टी नून लीग में टूट फूट जारी है। अपने ट्विटर पैगाम में शहबाज गिल का कहना था कि नून लीग की क़यादत जो अपने मेंबरान असम्बली से हाथ तक नहीं मिलाती थी, रात गए उन्हीं के घरों में जाकर मिन्नतें तरले कर रही है, वो अपना बयान वापस ले, वीडियो जारी करे। ये सारा मामला क्या है? नून लीग की क़यादत ने वज़ीर आला से कब और क्यों मुलाकात की है? क्या मुस्लिम वाकई को नया ग्रुप बन रहा है? क्या वाकई को अटक ग्रुप भी सामने आने की जो खबरें हैं उसमें कोई हकीकत मौजूद है? इस मामले पर बात करेंगे। अटक से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA रहनुमा मलिक एतबार खान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक एतबार खान साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप और फिर जो अटक ग्रुप सामने आ रहा है वो समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी का बयानिया रियासत मुखालिफ बयानिया है और अब आप उसके ऊपर नहीं चल सकते? हमारा एक ही इदारा रह गया इंटैक्ट। मैंने आगे भी 1-2 मौके के ऊपर कही, मैंने ये अपना इज़हार ख्याल किया है कि यार इदारे हैं तो रियासत है, पाकिस्तान है। अगर हम इदारों को ही अपना निशाना बनाएं तो दैट मीन्स हम वी आर वीकनिंग दी स्टेट, वी आर वीकनिंग पाकिस्तान। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कितने रहनुमा ऐसे हैं मलिक एतबार खान साहब जो इसी नजरिए के हामी हैं और यही सोच रखते हैं जो आप बयान कर रहे हैं? जी मैं अपना कह सकता हूँ। अब बाकी रहनुमाओं नहीं, यकीनन आपकी मुलाकात तो होती होगी कोई मीटिंग्स के अंदर, बिल्कुल रस्मी और गैर रस्मी मुलाकातें होती होंगी। जी बिल्कुल, गैर रस्मी मुलाकातें होती हैं और उनसे डिस्कशन भी होती है इस चीज के ऊपर। लेकिन वो अपना इज़हार ख्याल नहीं कर सकते होंगे या नहीं करते होंगे। हैं कुछ लोग, मैं अब किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, लेकिन हैं बल्कि कुछ लोग नहीं, काफी सारे लोग हैं कि जो इस चीज के ऊपर मेरे साथ वो एग्री करते हैं कि जी रियासत है, इदारे हैं तो रियासत है, और रियासत है तो हम कोई MNA है, कोई जनरल है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीवी एंकर बना हुआ है। और आप लोग जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो क्या समझते हैं कि कितनी देर तक मियां साहब और मरियम बीबी के बयानिए को लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ये रहनुमा जो हम ख्याल ग्रुप है वो चल सकता है और उसके बाद उनको फिर फैसला करना होगा कि उन्हें क्या राह लेनी है? जी अब वो तो लगता है जैसे
एडमेंट है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक जो रवाज फ़रोग पा गया है कि जी आप जब गवर्नमेंट में हो तो सब अच्छा है, चाहे जब आप ऑपोजिशन में हो तो सब गलत है, सब बुरे हैं। तो ये हमारी हमें अपनी इज्तिमाई तौर पे हमें अपनी सोच बदलनी होगी, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे ऑपोजिशन हो। अच्छा, मुझे मलिक साहब ये बताएं ना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कितने सिटिंग एमएनएज और एमपीएस को आप जानते हैं, जैसा कि आप फरमा रहे हैं, जो आपको लगता है कि वो अब अपनी राहें जुदा करने वाले हैं? जी मैं टू बी ऑनेस्ट मैं किसी के बारे में कुछ नहीं राय दे। अच्छा, मुझे फिर ये बताएं सर कि पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन या डिबेट क्या होता है? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हटकर को पाकिस्तान मुस्लिम लीग शीन की बात होती है कि अगर शीन ग्रुप सामने आता है तो फिर सपोर्ट करेंगे, नून को सपोर्ट करना पॉसिबल नहीं है, कुछ ऐसी बात आती है? जी अब तो इस वक्त तो टू बी ऑनेस्ट क्योंकि मेरी इतना फ्रीक्वेंट और इतनी इफेक्टिव मेरी मुलाकातें नहीं होती, क्योंकि मैं अपने गांव में ही होता हूँ। नहीं, लेकिन अटक के अंदर बड़ा स्ट्रांग होल्ड है, सिटिंग एमएनएज एमपीएस जो है अटक से ताल्लुक रखता है, तो वहां पर यकीनन जो गुफ्तगू होती होगी, क्योंकि आप सियासी शख्सियत तो हैं, साबिक एमएनए भी हैं, तो आपको तो पल्स मालूम होगी कि इस वक्त अटक की पल्स क्या है और फिर अटक और दीगर इलाकों से क्या पल्स में ले रहे हैं आप? बात यह है, कुछ लोग शायद जानते हुए भी, मैं सिर्फ अटक तक महदूद नहीं रहना चाहता हूँ, मैं बाकी भी बात करना चाहूंगा जी कि काफी सारे हमारे एमएनए साहबान हैं, एमपीएज हैं, जैसे कि मुझे मालूम है कि अभी हाल ही में चंद दिन पहले हमारे एक एमपी हैं जो कर्नल शुजा खानजादा के साहबजादे जी, उन्होंने भी अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है इस बयानी के ऊपर जो अपोजिशन या नून लीग का इस वक्त चल रहा है। तो उन्होंने भी कहा है कि जिस चीज को कंडेम की है कि दिस इज नॉट हाउ। अब आप मुझे ये बताएं ना सर कि व्हाट विल बी योर नेक्स्ट डेस्टिनेशन या स्ट्रैटेजी? अब अगली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने जा रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स, क्या होगा, क्या या सियासी सफर खत्म करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी नहीं, मैं अल्लाह ना करे मैं सियासी सफर खत्म करूं, क्योंकि एक दफा आप सियासत में आ जाएं तो फिर तो खत्म नहीं। Whom are you going to partner with? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। वो लेट्स सी, लेट द टाइम कम एंड आई विल डिसाइड। पाकिस्तान मुस्लिम लीग शीन हो सकती है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ हो सकती है, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग हो सकती है, लेकिन होगी मुस्लिम लीग ही, मुस्लिम लीग जो भी होगी, वो शीन हो, वो मीम हो, नून नहीं हो सकती। वो मुझे नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है। और आपके साथ कितने लोग हैं सर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऐसे कितने लोग हैं आपके साथ? हैंडसम नंबर हो जाएगा, 1 दर्जन है सर, और हैंडसम नंबर है। क्या मुराद है सर हैंडसम नंबर से? क्या मुराद, कितने हो सकते हैं, कितने लोग कि जो डेंट डाल सकते हैं नून ग्रुप को? नहीं, बात ये है कि अब मैंने पहले अर्ज की आपसे कि ये तो खुदा की जात। नहीं, को 15 लोग हैं, 20 है, 25 30 कितने लोग हैं सर, मतलब अंदाजन? काफी सारे लोग हैं, काफी सारे लोग। 20 लोग हैं सर? मे बी मोर देन 20। मोर देन 20, यानी को 35 लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं। एग्जैक्टली दिस इज माय पर्सनल फीलिंग। और ये डिसीजन कब तक आने का इम्कान है सर? ये भी मैं अभी कुछ नहीं कह सकता सर। दिसंबर तक का इंतजार करेंगे, जनवरी का इंतजार करेंगे, मे बी मार्च, बाय मार्च। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक एतबार खान हमारे साथ मौजूद थे और वो कह रहे हैं कि मार्च से पहले 30 से 35 लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ देंगे। अब वो कहाँ जाते हैं इसका फैसला होना बाकी है। एक और मामले की जानिब बढ़ते हैं और अहम मामला है सदारती रेफरेंस के अदालती फैसले के बाद आज जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के नाम एक खत लिखा है। अपने खत में उन्होंने कई सवालात उठाए हैं। खत के मतन में उन्होंने लिखा है कि बतौर उस्ताद मैं अपने शागिर्दों को बताती हूं कि गलती का एतराफ करने पर माफी मांग लेनी चाहिए। सदारती रेफरेंस के जरिए मेरे खिलाफ बदनीयती पर मबनी तस्हीक आमेज मुहिम चलाई गई। 19 जून 2020 को आपका सदारती रेफरेंस कूड़ेदान में फेंक दिया गया। मेरे शौहर फाइज ईसा को मिर्जा इफ्तिखारुद्दीन नामी शख्स ने कत्ल करने की धमकियां दी। सीरीना ईसा ने अपने खत में सदर ममलिकत से शिकवा किया है कि मेरे शौहर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 3 मरतबा आपको रेफरेंस की कॉपी के खुतूत लिखे, लेकिन आपने एक बार भी जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। जनाब सदर, आप ऐवान सदर में बैठकर टीवी इंटरव्यूज में रेफरेंस पर वजाहतें देते रहे।
हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो शहरियों की जानो माल की हिफाजत करे। मेरी और मेरे खानदान की हिफाजत अल्लाह करेगा। किसी के इशारों पर नाचने वालों, हम वाजे करना चाहते हैं कि अगर हमें नुकसान पहुंचा तो इनके नाम FATF, इंटरपोल और अक़वाम मुत्तहिदा को भेजे जाएंगे। ताकतवर लोग ये भूल जाते हैं कि उन्होंने अगले जहान अल्लाह को जवाब देना है। अब ईवान सदर से ताहाल कोई बयान जारी नहीं किया गया है, ताहम सवाल पैदा होता है कि क्या सदर ममलिकत सीरीन आईसी की शिकायत का अजाला कर पाएंगे। सबसे अहम बात, क्या खत के मतन में मौजूद हकाइक पर गौर किया जाएगा? बार कैफ ये तो वक्त ही बताएगा। या एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि क्या सेनेट में खुफिया राय शुमारी खत्म हो सकती है। खुफिया राय शुमारी का जो कानून सेनेट के इंतखाबात से मुताल्लिक होता है, क्या ये कानून, इस पर नजरसानी की जाएगी, ये राय शुमारी खत्म हो पाएगी? इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। आज वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ है, जिसमें इलेक्शन इस्लाहात पर तफसील से गौर किया गया है। वफाकी वजीर इंसदाद मनशियात आजम सवाती ने इंतखाबी इस्लाहात पर काबीना को ब्रीफिंग दी। बादजा वजीर आजम ने ओपन बैलेट के जरिए सेनेट इलेक्शन कराने की हिदायत जारी करते हुए 3 माह के अंदर कानूनी इस्लाहात लाने की मोहलत दे दी है। वफाकी काबीना इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि हमें नताइज का डर नहीं है, इंतखाबी इस्लाहात निज़ाम के लिए ज़रूरी हैं, होनी चाहिए, हमें नुकसान क्यों ना हो। सेनेट इलेक्शन खुफिया नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का मज़ीद कहना था कि मुल्की रवायात और सियासी मफादात के बरक्स मुल्क की मफाद में फैसले कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि मैं तो क्रिकेट में भी गैर जानिबदार एम्पायर का कल्चर लाया, इलेक्शन में भी मैच फिक्स नहीं होना चाहिए, वोट का तकद्दुस ज़रूरी है। ऐवान बाला यानी सेनेट में खुफिया राय शुमारी की वजह से हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ामात और तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं और इसमें तब्दीली के मुतालबात सामने आते रहे। गुज़श्ता सेनेट इंतखाबात में इस हवाले से तमाम सियासी जमातों की जानिब से संगीन इल्ज़ामात सामने आए और हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ ने अपनी जमात के अरकान सूबाई असम्बली के खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी की। अब यही नहीं बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शुरू दिन से सेनेट इंतखाबात में खुफिया राय शुमारी के मुखालिफ रहे हैं। वो मुतअद्दिद बार सेनेटर्स की खरीदो फरोख्त के दावे करते रहे। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या वज़ीर आज़म आइंदा सेनेट इलेक्शन से कबल इंतखाबी इस्लाहात करने में कामयाब हो पाएंगे? क्या हुकूमत और अपोजिशन मिलकर सेनेट के तरीका इंतखाब को दुरुस्त कर पाएंगे? अब आइन बनाने वालों ने खुफिया राय शुमारी का तरीका यकीनन इसलिए तय किया होगा कि सूबाई असम्बलियों के अरकान जो सेनेट के इंतखाबात में वोटर होते हैं, सियासी पार्टियों की क़यादत के जबर से आज़ाद होकर अपनी राय का इजहार कर सके। लेकिन खुफिया राय शुमारी अमलन वोटों की खरीदो फरोख्त और यूं बाजार सियासत में ज़मीरों की नीलामी और खयानत और बदउनवानी की तरवीज फरोख्त का एक बहुत बड़ा जरिया बन गई है। यह सिलसिला अगरचे अशरों से जारी है, लेकिन सेनेट के पिछले इंतखाबात में इसके बायस नहायत हैरत अंगेज नताइज सामने आए। ऑपोजिशन जमातों की यह भी आरा रिकॉर्ड पर है कि सेनेट इंतखाबात में सौदेबाजी खत्म करने के लिए शो ऑफ हैंड्स का तरीका राइज करना चाहिए। लिहाजा कोई वजह नहीं कि ज़मीरों की नीलामी के रास्ते खोलने वाले तरीके को तब्दील करके सियासी करप्शन के एक बड़े दरवाजे को बंद ना किया जा सके। उम्मीद है कि ऑपोजिशन इस कार्य खैर में हुकूमत से मुकम्मल ताउन करेगी और यूं सियासी माहौल को खयानत से पाक करने की जानिब नतीजा खेज पेशरफ्त भी मुमकिन हो पाएगी, ताकि सेनेट इलेक्शंस के हवाले से जो रिजर्वेशंस होते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, वो दूर हो पाए और सेनेट इलेक्शंस के अंदर भी शफाफियत का अमल जो है बरकरार रह पाए। हुकूमत की तरफ से इकदाम है, लेकिन ऑपोजिशन क्या हाथ मिलाती है, कानून साजी होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। अभी एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे कि अमरीकी इंतखाबात का दुनिया पर क्या असर होगा और हमारे खित्ते पर इसकी क्या इंप्लीकेशंस होगी। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। अमरीका में इस वक्त 59वें सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी है। यकीनन इंतखाबात का आलमी दुनिया पर गहरा असर मरतब होगा। आलमी सतह पर अदम इस्तेहकाम, वर्ल्ड ऑर्डर, आलमी माशी निज़ाम समेत कई अवामिल पर ये इंतखाबात असरअंदाज होंगे। इसी हवाले से ईरानी बैंड नास अंदाज ने अमरीकी शहरियों के नाम एक पैगाम जारी किया है। वो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। شهروند آمریکا که میخوای رای بدی پیغام دست‌اندازو گوش کن میخوام یه چیزی بگم که نمیدونی حرفای دلمو گوش کن اگه میخوای که رای بدی تو پای صندوق رای بری تو بدون که روی زندگی ما اثر میذاره بدیش بکی تو میگن که اون بیا دلار خورده زمین اگه که این بیا گرون میشه ماشین اگه که اون بیا یهو میکشه پایین خبردار اقربه اگه بمونه این ای جوزف تو ماسکارا نمیدونیم که چرا بیشتر از خودت توه اثر رأیت رو ما ای پیتر آلیس نگاه اینجا ما دست به دعا چی میشه تو آمریکا چی میشه تو
عمری बैंड के गुलकारों ने अपने दिल से अमरीकियों को पैगाम जारी करते हुए कहा है कि आप जब वोटिंग के लिए जाते हैं तो आपके एक वोट से हमारी जिंदगियां बदल जाती हैं। शायद आपको यह बात मालूम नहीं है। उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में फर्जी तस्वीर का सहारा लेते हुए पैगाम दिया है कि अगर ये फर्द जीत गया तो हमारे यहाँ डॉलर की कीमतें बुलंद सतह पर पहुंच जाएंगी। फिर अगली तस्वीर दिखाते हुए एक फर्जी किरदार की तस्वीर सामने रखी और कहा है कि इस फर्द की कामयाबी से हमारे यहाँ अद्वियात की कीमतें दोगुना हो जाएंगी, इस फर्द की कामयाबी से हमारे यहाँ गाड़ियों की कीमतें दोगुना हो जाएंगी और इस फर्द की कामयाबी से हमारी मईशत बदतरीन सूरत हाल से दो चार होगी। बैंड ने अपने पैगाम में अमरीकी शहरियों के अमूमी नाम इस्तेमाल करते हुए कहा है कि आपके वोट से आपसे ज्यादा हम मुतासिर होंगे। हम आपको किसी एक फर्द को वोट देने का नहीं कहते, बल्कि हमारा पैगाम यह है कि बस बेहतर शख्स को मुंतखब करें। सारी दुनिया की तरह पाकिस्तान की नजरें भी अमरीकी सदारती इंतखाबात पर लगी हुई हैं, क्योंकि इन इंतखाबात के नताइज से पाकिस्तान की सियासत, मईशत और खारजा पॉलिसी पर भी बराह रास्त असरात मरतब होंगे। नया अमरीकी सदर क्या पाकिस्तान के लिए नरम गोशा रखता होगा? क्या अफगानिस्तान में अमन की बहाली के अमल में पाकिस्तान की हालिया कामयाबियां बरकरार रहेंगी? क्या FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने में नई अमरीकी इंतजामिया मुआविन साबित हो सकती है? क्या खित्ते में इंडिया की बालादस्ती के लिए अमरीकी कोशिशें जारी रहेंगी? इन सारे सवालों के जवाबात भी इन्हीं इंतखाबात के साथ जुड़े हुए हैं। यकीनन इस वक्त अमरीकी शहरी न सिर्फ अपने मुल्क का मुस्तकबिल तय करेंगे, बल्कि दुनिया भर की पॉलिसीज और अवामिल का रुख करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि जैसे ईरानी सिंगर्स ने अमरीकी शहरियों को वोट की अमानत का दुरुस्त इस्तेमाल करने की अपील की है, बाशऊर अमरीकी भी दुनिया के बेहतर मुस्तकबिल के लिए यकीनन अच्छा फैसला करेंगे। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।